हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं अनुराग मिश्रा और आपके लिए लेके आया एक नया टॉपिक जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग ने जाइगोट फॉर्मेशन देख लिया था, फर्टिलाइजेशन है ना, फर्टिलाइजेशन देख लिया था। फर्टिलाइजेशन के बाद में हमारा जो टॉपिक आ गया है वो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का हो रहा है डेवलपमेंट, ठीक है ना। जाइगोट के बाद क्या होता है उसी को देखने चल रहे हैं। तो जाइगोट के बाद जो जाइगोट की सेल है वो डिवाइड होना शुरू हो जाती है और डिवाइड होके बहुत सारे एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है ना। एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स बनाती हैं और इन सबको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। इन सबको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। जो अभी एम्ब्रियो बने नहीं है, एम्ब्रियो बन रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इनको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। फिर यही प्रो एम्ब्रियो आगे चल के एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं। तो प्रो एम्ब्रियो जो होता है वो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स का डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होता है। कौन सा होता है भाई? माइटोसिस डिवीजन होता है। बहुत सारे सेल्स का माइटोसिस डिवीजन होता है और जिससे पहले एक बार ग्लोबुलर फिर उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो आपको एम्ब्रियो दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। तो पेपर में अगर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाने को है तो आपको ये बनाना है जिसमें ग्लोब्यूल्स होते हैं। देखो ये इतने बड़े बड़े हैं ना इधर साइड में। फिर उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो जिसको अगर आप इसको उल्टा कर लो, इस पोर्शन को उल्टा करो तो इसका शेप कुछ ऐसा बनेगा ना, ऐसे बनेगा उल्टा करोगे तो आप, है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है ना। हार्ट शेप एम्ब्रियो आगे डेवलप होकर के बनता है मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है ना। मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाद में होता है और ये जो शेप होता है इसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। तो हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो जो होता है वो सबसे मैच्योर एम्ब्रियो कहलाता है और इसकी खासियत ये होती है कि इनमें आपको कॉटिलिडन्स देखने को मिलते हैं, प्लूम्यूल देखने को मिलता है और रेडिकल देखने को मिलता है। बाकी सस्पेंसर सेल्स छोटे हो जाते हैं, है ना। उसी का न्यूट्रिएंट इन लोग इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को बड़ा बनाते हैं। तो इस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं, अगर डाइकॉट प्लांट की बात करें तो डाइकॉट सीट में दो कॉटिलिडन्स होते हैं और इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको देखिए दो कॉटिलिडन दिख रहे हैं, एक ये दिख रहे हैं एक ये। अगर और क्लियर देखना है तो देखिए एक ये कॉटिलिडन है और एक ये कॉटिलिडन है। तो दो कॉटिलिडन्स होने की वजह से इनको बोलते हैं डाइकॉट्स, ठीक है ना। डाइकॉट कहते हैं क्योंकि इनके पास कॉटिलिडन्स दो होते हैं, ठीक है। तो डाइकॉट सीड कैसे देखने में लगता है, क्या होता है उसके अंदर, वो देखते हैं। ये डाइकॉट सीड है एक, ठीक है। ये जो है राजमा का सीड आप मान सकते हो। तो उसका जो ऊपरी पोर्शन होता है जो यहाँ पे प्लूम्यूल के फॉर्म में डेवलप होता है। किस फॉर्म में भाई? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल बोले तो प्लूम्यूल मतलब होता है शूट, मतलब तना। तना को जो बनाएगा उसको बोलते हैं एपिकॉटिल या फिर प्लूम्यूल। और आपका जो हाइपोकॉटिल होता है वो रेडिकल को बनाता है, ठीक है ना। तो एपिकॉटिल जो होता है वो शूट को बनाता है और हाइपोकॉटिल रेडिकल को बनाता है और रेडिकल मतलब होता है आपका रूट को बनाता है। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद इनके पास कॉटिलिडन्स होते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो एक्चुअल में एनर्जी फील्ड मटेरियल्स होते हैं। एनर्जी फील्ड मटेरियल्स होते हैं कॉटिलिडन्स, ठीक है ना, जो सीड एम्ब्रियो को डेवलप होने में मदद करते हैं उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करके। ये हो गया डाइकॉट की बात, ठीक है ना। डाइकॉट के बाद हम आपको चाहते हैं कि डाइकॉट मोनोकॉट दोनों के एम्ब्रियो दिखाएं आपको। तो ये जो एम्ब्रियो दिख रहा है ये मोनोकॉट एम्ब्रियो है, ठीक है ना, मोनोकॉट एम्ब्रियो। और यहाँ पे जो दिख रहा है, सॉरी 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 कंफ्यूजन हो गया, ये आपका है डाइकॉट। देखो इसमें एक कॉटिलिडन और दो कॉटिलिडन्स हैं तो ये हो गया डाइकॉटिलिडन्स, डाइकॉट एम्ब्रियो। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये है मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो को हम आपको अलग से दिखाते हैं। देखिए ये आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी
कोलियोप्टाइल होते हैं और यहाँ होता है कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल जो होता है वो बनाता है शूट, ऊपर वाला पार्ट बनाता है, जिसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल जो होता है वो बनाता है पेड़ का ऊपरी हिस्सा। जैसे सबसे पहले कोलियोप्टाइल, मान लीजिए हम मोनोकॉट की बात कर रहे हैं। कोलियोप्टाइल कोलियोप्टाइल बनाता है प्ल्यूम्यूल और प्ल्यूम्यूल बनाता है स्टेम, जिसको हम लोग बोलते हैं शूट। मतलब जड़ के ऊपर का जितना हिस्सा होता है, जितना हिस्सा जमीन के बाहर निकला होता है, वो सब कोलियोप्टाइल बना रहा है। फिर दूसरा होता है इसका पार्ट कोलियोराइजा, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, कोलियोराइजा। कोलियोराइजा जो है वो बनाता है रेडिकल, और रेडिकल बनाता है रूट, मतलब जमीन के अंदर का पूरा पोर्शन। ठीक है ना, यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो इसका, जो हम लोग डाइकॉट में कॉटिलिडन पढ़े थे, यहाँ पे उसको स्क्यूटलम कहते हैं। मोनोकॉट में जो है स्क्यूटलम कहा जाता है कॉटिलिडन्स को। तो आप इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए, ये मोनोकॉट एम्ब्रियो का, मोनोकॉट एम्ब्रियो है ये, उसका स्ट्रक्चर डायग्राम का है। उसके कितने पार्ट होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऊपर का कोलियोप्टाइल जो आगे चल के शूट बना रहा है ना, और नीचे का कोलियोराइजा जो आगे चल के रेडिकल मतलब रूट बना रहा है। और इन लोगों को कवर कौन किया हुआ है? स्क्यूटलम ने कवर कर रखा है। सब पूरा स्क्यूटलम का ही पार्ट है ये सब, ठीक है ना, स्क्यूटलम का ही पार्ट है जो कवर करके रखा हुआ है। एपिब्लास्ट बस एक कवरिंग लेयर है, बस और कुछ नहीं है। इतनी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। यहाँ पे आते हैं हम लोग डाइकॉट सीड की बात करते हैं या फिर मोनोकॉट सीड की बात करते हैं। तो हम लोग जो भी डायग्राम देख रहे थे मोनोकॉट में, वो इसी का डायग्राम था, इतने का डायग्राम यहाँ पे था। ये स्क्यूटलम था पूरा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये कोलियोराइजा, जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये कोलियोराइजा, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो है कोलियोप्टाइल, ठीक है ना, कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल ये पोर्शन, और ये पोर्शन कोलियोराइजा, और यहाँ पे रेडिकल बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्ल्यूम्यूल, है ना, प्ल्यूम्यूल। ठीक है, ये हो गया आपका मोनोकॉट सीड। उसके बाद ये है आपका डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो में ये आपको दो कॉटिलिडन्स, यहाँ पे जो है रूट कैप जो रेडिकल, और आपका हाइपोकॉटिल, तो कॉटिलिडन के नीचे है तो हाइपोकॉटिल है, और ये प्ल्यूम्यूल। बस इतनी सी। प्ल्यूम्यूल क्या बनाता है? शूट बनाता है। और रेडिकल क्या बनाता है? रूट बनाता है। बस हो गया। कॉटिलिडन क्या करते हैं? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। दैट्स इट, दैट्स इट। रूट कैप क्या करता है? रूट कैप रूट को पेनिट्रेट करने में मदद करता है। मतलब जमीन के अंदर जब छेद करेगा रूट अंदर पानी की खोज में, तो उसको मदद कौन करता है? रूट कैप करता है। तो इस तरीके से दोनों के दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों प्लांट्स के बारे में, है ना, कैसे कैसे बनते हैं। और उसके बाद अब आपकी बात आती है कि कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, उन सीड को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। दूसरा ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, ऐसे सीड को क्या बोलते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, इजंट इट? तो एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस सीड के कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल जैसे आपका मटर, उसमें एंडोस्पर्म होता है। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट मतलब, अरे मूंगफली भाई, ठंडी में तो बहुत चल रही है आजकल। तो पी, ग्राउंड नट, ये सब इंडोस्पर्मिक, सॉरी 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 सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया, मैं ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिखना था। जो आपका पी और ग्राउंड नट है, ये कैसे हैं?
नॉन एल्ब्यूमिनस है, इनमें एल्ब्यूमिन नहीं होता है, मतलब इंडोस्पर्म नहीं होता है। लेकिन जो इंडोस्पर्मिक सीड्स होती हैं जिनमें इंडोस्पर्म पाया जाता है, उनके एग्जाम्पल जैसे मेज, कैस्टर, मेज है ना, भुट्टा, व्हीट, तभी तो इन लोग को हम लोग एज अ न्यूट्रिशन, एज अ मिलेट्स लेते हैं ना, सनफ्लावर, क्योंकि इन सब में क्या मिलता है आपको, ढेर सारे एंडोस्पर्म मिलते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, और ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होते हैं उनको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल एल्ब्यूमिनस सीड का कैस्टर, मेज, व्हीट, सनफ्लावर, और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जाम्पल पी, ग्राउंड नट, ईटीसी। ठीक है ना, ये हो गई पूरी यहाँ की बात। ठीक है ना, अब यहाँ पे कह रहे हैं कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जैसे काली मिर्च का हो गया, और जैसे गंजी हो गया, है ना, इन सब का जो है शकरकंद जिसे कहते हैं वो सब हो गया। तो इसमें जो होता है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी सब में न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, लेकिन इन सब सीड्स में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस जो है, जो याद होगा अगर आपको, न्यूक्लियस प्रेजेंट था, मतलब न्यूक्लियस आपका जो है ओव्यूल के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस था, है ना, एम्ब्रियो सैक के किनारे किनारे जो सेल्स थी उनको न्यूक्लियस बोला जाता था। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे पेरिस्पर्म। ठीक है ना, अगर सीड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पेरिस्पर्म। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है। और जो इंटेगुमेंट था, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, है ना, इंटेगुमेंट्स, वो सब कन्वर्ट हो जाते हैं सीड कोट में। सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या करते हैं ये, तो सीड को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको ये सीड कोट दिख रहा है ना। समझ में आया। ये आखिर सीड कोट आया कहाँ से, तो जो इंटेगुमेंट हुआ करते थे ओव्यूल में, वही आगे चल के सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद अब आगे का हमारा पॉइंट बनता है कि जो हमारे सीड्स हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते होंगे, है ना, वो कैसे रेस्पायर करते होंगे, ऑक्सीजन इनटेक कैसे करते होंगे, और CO2 को कैसे निकालते होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है, तो उनको भी सांस लेना है। तो वो कैसे ये काम कर पाते हैं, तो हमारा जो सीड होता है, जैसे कि पहले बताया मैं आपको कि जैसे ग्राम है, चना है ना, उसमें ऊपर आप साइड देखोगे तो यहाँ पे एक पोर सा दिखेगा आपको, इसी के थ्रू क्या करते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, इसी पोर के थ्रू क्या करते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है ना, ये ग्राम है, मतलब चना है। ठीक है ना, और ये बात यहाँ पे आती है कि सर आखिर ये आया कहाँ से, ये पोर कहाँ से आया। तो ये पोर पहले माइक्रोपाइल था। अब माइक्रोपाइल क्या होता है सबको पता है ना, बार बार नहीं बताया जाएगा आपको। माइक्रोपाइल जो एक ओपनिंग थी यहाँ पे, जैसे ओव्यूल है तो ओव्यूल का ये जो पोर्शन था, जो ये जो गैप वाला पोर्शन है, यही पोर्शन बोला जाता था माइक्रोपाइल, है ना, माइक्रोपाइल। और इसको चलेजा बोला जाता था, चलेजा लिंड, चलेजा। और यहाँ पे बीच में आपका एम्ब्रियो सैक था, यहाँ पे न्यूक्लियस की सेल्स थी, यही तो एम्ब्रियो था, एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है ना, तो ये जो माइक्रोपाइल गैप था यही आगे चल के बदल जाता है इस छेद में, जो कि रेस्पिरेशन करने में मदद करता है। ठीक है ना, अब बात यहाँ पे आती है कि क्या मैं कभी भी कोई सीड लगा दूंगा, कभी भी कोई सीड अगर हमने लगा दिया तो क्या वो तुरंत ग्रो कर जाएगा उसी समय, मतलब कि उसी सीजन में ग्रो कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हर सीड के ग्रो करने का अपना एक सीजन होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे अभी समय चल रहा है चना का, है ना, चने लगाओगे अगर तो वो ग्रो करेगा, क्योंकि ठंडी का मौसम आ गया है, और ये जो कोल्ड वेदर है ये मतलब कि अच्छा होता है, गुड होता है, जिसको कहते हैं फेवरेबल होता है फॉर ग्राम, है ना, चने के लिए ये फेवरेबल है। अगर इसी चने का आप सीड जो है समर में लगाओगे, समर सीजन में लगाओगे, तो ये चना ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि हर एक सीड
एक पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन में ही ग्रो करते हैं, फेवरेबल कंडीशन में वो ग्रो करते हैं। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं रहेगी, मतलब अच्छी नहीं रहेगी, उनके लायक नहीं रहेगी, तो वो ग्रो नहीं करेंगे। और उस समय अगर वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं नॉन फेवरेबल कंडीशन अगर हुए, जैसे एक सीड है, चना का ले लिए, अगर चना को जो है ग्रो करने के लिए ठंडक चाहिए और ठंडक नहीं है, तो उसके लिए वही वो नॉन फेवरेबल कंडीशन हो गई। ठंडक का ना होना क्या हो गया उसके लिए, नॉन फेवरेबल कंडीशंस हम मानते हैं, ठीक है ना, कि ये सीड का नॉन फेवरेबल कंडीशन है। और उस कंडीशन में वो शो करेगी एक खास फीचर, जिसको बोलते हैं हम लोग डोरमेंसी। उस नॉन फेवरेबल कंडीशन में अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये सीड्स क्या करते हैं, डोरमेंसी को शो करते हैं। डोरमेंसी कहने का मतलब है कि अपने सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, लिख देता हूं यहां पे, स्लो डाउन ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अपने सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को वो स्लो डाउन कर देते हैं, एकदम शांत सा कर देते हैं, जिससे कि उनका जो एम्ब्रियो है वो बचा रहे, वो मरे ना, ठीक है ना, जिससे उनका एम्ब्रियो एकदम से अलाइव रहे। जैसे चना ही ले लेते, चना इतना अच्छा एग्जाम्पल है। चने का जो सीड है, आपको क्या लगता है कि वो मरा हुआ है? अगर आप उसको भून के खा ले रहे हो, रोस्ट कर दे रहे हो, तब तो वो मर जा रहा है, क्योंकि उसका अंदर का जो पानी है वो खत्म हो जा रहा है। लेकिन अगर उसको आप पानी में रात में भिगो देते हो, सुबह उठ के देखते हो तो वो फूला हुआ रहता है, ठीक है। और अगर 2 दिन भिगो के रख दोगे तो उसके अंदर से जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। तो अगर वो जर्मिनेशन शुरू हो जाए तो मतलब वो जिंदा है, अभी वो अंदर से जिंदा है, बस उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है। और अगर वो अनफेवरेबल या फिर नॉन फेवरेबल कंडीशन में ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी वो डॉर्मेंसी को शो कर रहा है, अभी वो डॉर्मेंट स्टेज में है। एक टर्म आता है डॉर्मेंट स्टेज। अभी वो किस स्टेज में है भाई? डॉर्मेंट स्टेज में है, मतलब अपने सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर दिया है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, वो अपने आप ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना। तो डॉर्मेंसी समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है ना। चलिए, अब आपको आते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीड्स पे। सीड्स का एडवांटेज क्या है? मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि कम समय में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए, है ना, लंबा वीडियो ना बने, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ उसको। एडवांटेजेस ऑफ सीड, मतलब सीड का एडवांटेज क्या है, सीड क्यों बनाई जाती है, पेड़ जो है वो सीड क्यों बना रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कह रहे हैं सीड हेल्प द स्पीसीज टू स्प्रेड इन अदर एरिया बाय डिस्पर्जल। तो ये प्लांट को हेल्प करते हैं फॉर डिस्पर्जल। अगर जो है सीड जो है, अगर वो नॉर्मल फॉर्म में ना होता, जिस तरह सर्कुलर फॉर्म में होता है ना, थोड़ा थोड़ा डॉट फॉर्म में, मतलब ऐसे जो सीड्स होते, अगर ऐसे ना होते तो वो डिस्पर्स ना हो पाते एक जगह से। मान लो यहाँ पे प्लांट है, बड़ा सा प्लांट है, और उसका सीड यहीं पे गिर गया, तो अगर यहीं पे गिर गया तो यहाँ पे ग्रो पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे न सन की लाइट इसकी वजह से पड़ेगी, और नीचे से जो न्यूट्रिएंट इसको मतलब मिलना चाहिए था, वो सब न्यूट्रिएंट तो बड़ा ट्री ले लेगा, तो ये ट्री ग्रो नहीं कर पाएगा, ये सीड यहाँ पे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, थोड़ी हाइट तक जाएगा प्लांट इसका, और फिर उसके आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको ना धूप लग पा रही है और ना ही उसको न्यूट्रिएंट मिल पा रहा है। तो इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई कि हम एक सीड मतलब सीड बनाएंगे, जिससे कि हमारे सीड को कोई खाए, फ्रूट को खाए, और उसके सीड को कहीं दूर फेंक के आए, जिससे कि उसके प्लांट के आसपास वो ना दिखे। और जहाँ पे नई जगह पे जब सीड जाएगा, उसके आसपास कोई पेड़ नहीं होंगे, तो वहां से पूरा बढ़िया से फ्लरिश करेगा, है ना, पूरा बढ़िया पेड़ आएगा, और एक दिन वो भी ऐसे ऐसे पूरा बड़ा वृक्ष बन जाएगा, ठीक है। इसलिए सीड का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि डिस्पर्जल आसान हो जाए, है ना, मतलब कि प्लांट दूर दूर लगे, ये आसानी से क्लियर हो जाए, निश्चित हो जाए, इसलिए सीड का होना जरूरी है। दूसरा कि सीड जब बनता है, सीड बनेगा कब? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब कुछ बन रहा है, तो इसी की वजह से क्या होता है? वेरिएशन होता है। क्या आता है? वेरिएशन आता है। और वेरिएशन आने की वजह से क्या होता है कि वेरिएशन आने की वजह से
जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप्ड पैदा होते हैं, मतलब कि इस तरह से पैदा होते हैं कि वो इवॉल्व होते हैं, वो अपने आने वाले मतलब जिस जगह पे वो पैदा हुए वहाँ की एनवायरनमेंट में अच्छे से अपने आप को अडाप्ट कर लेंगे। ये वेरिएशन की खासियत होती है। अगर वेरिएशन ना होता होता तो वो इवॉल्व उनका इवोल्यूशन अच्छे से नहीं होता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बनता है सीड, और सीड की वजह से होता है वेरिएशन, मीन्स ज़्यादा अडाप्टेबिलिटी मिलती है प्लांट्स को उस एरिया में सरवाइव करने के लिए। ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में आपको बोल सकते हैं कि जो सीड होता है वो फूड को पूरे साल तक स्टोर करके रख सकता है। आप 1 साल पुराना चना लेकर आओ, उसको भिगो दो, वो भी ग्रो कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी एनर्जी है, उसके अंदर भी अभी एम्ब्रियो है, क्योंकि वो स्टोर करके रखता है फूड को, बहुत लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रखता है, कि जो है जब भी एक फेवरेबल कंडीशन आएगा तब तक के लिए स्टोर करके रखा है, थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा 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 से इस्तेमाल करते जाएगा अपने एनर्जी को, जिससे कि जब फेवरेबल कंडीशन आए तब तक जिंदा रहे हमारा एम्ब्रियो। ठीक है ना। और लास्ट द बट नॉट द लीस्ट वो है कि ये जो है मतलब पूरे जो है सॉरी फेवरेबल कंडीशन में सीड को सॉरी एम्ब्रियो को ग्रो करने मदद करते हैं, ग्रो करने में मदद करते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरी चीज़ थी जो सीड के बारे में हमने बताया, और अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको फ्रूट के बारे में बताऊंगा। और थोड़ा वीडियो लंबी हो गई, थोड़ा उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन आपके लिए सारी काम की वीडियो, कुछ भी फालतू की बात इसमें नहीं हुई है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस हेल्दी डिस्कशन। वी विल मीट टुमारो with the next topic. Till then, tata bye bye. Jai Hind to all of you.